ओके स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करते हैं फ्यूल्स और लुब्रिकेंट्स के बारे में। पिछली बार हमने बात करी थी कि फ्यूल्स ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो जलने पे बहुत सारी ऊष्मा देती हैं, जो हम डोमेस्टिक लेवल पे और इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज कर सकते हैं। तो सॉलिड फ्यूल्स हमने देखे थे। सॉलिड फ्यूल्स जो हैं, फॉर एग्जाम्पल होते हैं आपके वुड और कोल, और इनमें कुछ ये तो नेचुरली अकरिंग सॉलिड फ्यूल्स हैं, और कुछ सॉलिड फ्यूल्स होते हैं आपके जो सिंथेसाइज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल चारकोल और कोक। तो कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं हम सॉलिड फ्यूल की। एडवांटेजेस जो हैं, जो फायदे हैं हमें सॉलिड फ्यूल्स यूज करने के, कि ये जो सॉलिड फ्यूल्स हैं दे आर इजी टू ट्रांसपोर्ट। आसानी से आप सॉलिड फ्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दे आर कन्वीनियंट टू स्टोर विदाउट एनी रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोजन। इनमें कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है कि अपने आप ही स्वतः ये जलने लग पड़े या अचानक से एक्सप्लोड हो जाएं। देयर प्रोडक्शन कॉस्ट इज लो एंड दे पोजेस मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। को बनाने में कुछ अधिक पैसा नहीं लगता है, और सॉलिड फ्यूल्स का जो इग्निशन टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर लास्ट टाइम बताया था, वो मिनिमम टेम्परेचर है कि जिसमें पहले ही फ्यूल को हीट करना पड़ता है ताकि वो स्वतः जलने लग पड़े। तो इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो ना बहुत कम होता है और ना ही बहुत अधिक होता है। दे हैव अ मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। इनकी डिसएडवांटेजेस देखिए क्या है। देयर ash content is high. The large proportion of their heat is wasted and they burn with clinker formation, and their combustion operation cannot be controlled easily, and their cost of handling is high. तो ये जो सॉलिड फ्यूल्स हैं जब ये जल जाते हैं उसके बाद आपने देखा होगा लकड़ी या कोयला जला के बहुत सारा नॉन कंबस्टेबल मटेरियल ऐश जो है वो वापस बच जाता है। और आसानी से ऐसा नहीं है कि आपका जब मन करा तो आपने तुरंत लकड़ी जला ली और तुरंत बुझा दी। इसके कंपैरिजन में आप देखते होंगे जब आप घर पे गैस जलाते हैं तो आसानी से आप उसको एक लाइटर से ही स्पार्क दे के ऑन कर लेते हैं और नॉब को या रेगुलेटर को बंद करके गैस की सप्लाई को रोक सकते हैं। पर इनके अंदर इस कंबशन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है। तो सबसे पुराना सदियों से जो नेचुरली अकरिंग सॉलिड फ्यूल जब से लगभग फायर डिस्कवर करी मैन ने तब से यूज हो रहा है, दैट इज वुड। Now, wood is the oldest type of fuel which has been used by man for centuries after the discovery of fire itself. And wood consists of cellular tissue and lignin, and some parts of it, much lesser, is fat and tar as well as sugar. और ये जो आपको टेबल है ये आपको एवरेज वैल्यू बता रहा है वुड की। इसमें क्या क्या चीजें वुड कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हाट ऑल इज प्रेजेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऐश। और अलग अलग पेड़ों का वुड भी अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू देता है। आइए नेक्स्ट नेचुरली अकरिंग जो आपका सॉलिड फ्यूल है उसकी बात करें, विच इज योर कोल। तो जो कोयला है ये लकड़ी से ही बना है। जब भी प्लांट और वेजिटेबल मैटर जो है ये दब गया बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ओवर डेकेड्स, इसको सदियां लगी, वो कोल में परिवर्तित हो गया। सो wood on coalification gives you coal, and
It is commonly known as mineral substance of vegetable origin. और in India इसमें the large deposits of coal are found in Bengal, Bihar, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. बट जो भारत में जो कोयला पाया जाता है, इसकी किस्म जो ग्रेड है, कोयले की अलग अलग ग्रेड्स होती हैं, इट इज़ ऑफ वेरी लो ग्रेड, इसीलिए हम मोस्टली कोयला जो है इंपोर्ट करते हैं. सो द इंडियन कोल इज ऑफ लो ग्रेड वैरायटी एंड कोल वॉशिंग टू ऑब्टेन लो एश मेटलर्जिकल कोल इज अनअवॉइडेबल. तो आइए देखें, जब आप लकड़ी से कोयला बनाते हैं तो अलग अलग स्टेजेस पे किस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है. तो जब लकड़ी की क्वालिफिकेशन होती है, सबसे पहले आपको प्राप्त होता है पीट. नाउ पीट जो है, दिस इज पार्शियली decayed plant matter in swamps and bogs, and it has got लो हीट कंटेंट. इसका हीट कंटेंट बहुत कम होता है, अधिकांश इसमें मॉइस्चर होता है, कार्बन भी कम है, हीट कंटेंट या कैलोरीफिक वैल्यू भी कम है, और इसमें जो प्लांट मैटर है वो लगभग आधा ही डीके हुआ है, पूरी तरह कोयले में परिवर्तित नहीं हुआ है. अब जब आप पीट को टेम्परेचर और प्रेशर पे सब्जेक्ट करते हो तो ये नेक्स्ट स्टेज देता है आपको, वो कहलाता है लिग्नाइट. ठीक है, लिग्नाइट में भी कार्बन कंटेंट और कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा तो नहीं होता, पर पीट के मुकाबले लिग्नाइट बेहतर है. इसमें कंपैरेटिवली मॉइस्चर कम है और कार्बन कंटेंट कुछ अधिक है. जब लिग्नाइट को भी आप हीट और प्रेशर पे सब्जेक्ट करते हो तो आपको नेक्स्ट टाइप ऑफ कोल मिलता है, विच इज नोन एज ब्यूटुमिनस कोल. सो ब्यूटुमिनस कोल ये एक्सटेंसिवली यूज होता है एज अ फ्यूल, बिकॉज इसकी कैलोरीफिक वैल्यू पीट और लिग्नाइट दोनों से अधिक है, पर इसमें जो सल्फर का कंटेंट है वो थोड़ा अधिक होता है. इट हैज गॉट अ हायर सल्फर कंटेंट. फाइनली नेक्स्ट स्टेज है आपका कोलिफिकेशन में. जब आप फर्दर बिटुमिनस कोल को सब्जेक्ट करते हो हीट और प्रेशर पे तो आपको मिलता है एंथ्रासाइट. ना एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, क्योंकि इसमें कैलोरीफिक वैल्यू और कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा है और मॉइस्चर सबसे कम है. तो anthracite is the best quality of coal and therefore it is highly desirable as fuel because of its high calorific value and low sulfur content. तो आप देख रहे हैं, जैसे आप पीट से एंथ्रासाइट की तरफ जाते हैं तो कौन सी दो चीजों में वृद्धि हो रही है, एक तो उसका कार्बन कंटेंट बढ़ रहा है और दूसरा उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा है. और क्या कम हो रहा है, मॉइस्चर. मॉइस्चर कंटेंट एंथ्रासाइट में सबसे कम है और पीट में सबसे अधिक है. तो हम आज अभी बात करते हैं मैन्युफैक्चर्ड सॉलिड फ्यूल्स की. इसमें बात करेंगे सबसे पहले चारकोल की. तो जो चारकोल है, ये आपका चारकोल ऑब्टेन होता है आपके वुड से. जब आप वुड को का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो जो सॉलिड रेजिड्यू पीछे बचता है वो कहलाता है आपका चारकोल, दैट इज नोन एज चारकोल. और चारकोल जो है इसका कैलोरीफिक वैल्यू लगभग है 6050 कैलोरीज पर किलोग्राम. चारकोल का यूज जो है ये ब्लास्ट फर्नेसेस में होता है. दिस इज यूज्ड इन ब्लास्ट फर्नेस फॉर रिड्यूसिंग आयरन ओर्स एंड अभी भी इसका यूज होम्स में होता है फॉर कुकिंग पर्पसेस. देन ये जो चारकोल है ये पाया जाता है मैसूर में and it burns with a clear flame.
नेक्स्ट आपका जो सॉलिड फ्यूल है, मैन्युफैक्चर्ड फ्यूल, वो है कोक। तो चारकोल किससे ऑब्टेन होता है? फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। और जो आपका कोक है ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होता है। ये कोक दो प्रकार का होता है, सॉफ्ट कोक और हार्ड कोक। यहाँ राइट में आप देख रहे हैं ये जो फर्नेस है कोक बनाने के लिए, ये कहलाता है, दिस इज नोन एज अ बी हाइव फर्नेस। तो इसमें क्या करते हैं आप देखिए, ऊपर से आपका कोयला, आप ऊपर से इसको कोयला डालते हैं, कोयले को थ्रू द कोल चार्जिंग डोर। ठीक है, अब इसको कोयला डालने के बाद यहाँ से आप, ये जो है दिस इज डोर फॉर एयर सप्लाई। तो यहाँ से आप एयर की सप्लाई करते हैं, ऊपर से कोयला डालते हैं और इसको हीट करते हैं। हीट इज रेडिएटेड, छत है ये जो इसकी रूफ है, रूफ से हीट रेडिएट होती है। तो ऊपर से जो कोयला डालते हैं वो ये यहाँ नीचे आके गिरता है ऑन द कोल बेड। कोयला डाला आपने, यहाँ से एयर को सप्लाई करा और इसको पूरे फर्नेस बी हाइव अवन को हीट करा। हीट करने के बाद जो भी इसमें से वॉलेटाइल मैटर है वो इसमें से निकल के एस्केप हो जाता है और नीचे जो रेजिड्यू बचता है दिस इज नोन एज कोक। कोक जैसे अभी बताया कि दो प्रकार का है। सॉफ्ट कोक है, इसमें जो हीटिंग आप करते हैं कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में, टेम्परेचर इज फ्रॉम 600 to 650 डिग्री सेल्सियस। And in hard coke, you do heating from 1200 to 1400 degrees Celsius. So soft coke is obtained as solid residue from destructive distillation of coal. The temperature ranges 600 to 650, and for hard coke the temperature ranges from 1200 to 1400. और कोक का यूज क्या है? कोक इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। जब आप हीटिंग करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, देन यू यूज कोक एज अ मेटलर्जिकल मटेरियल। तो डिस्कस करते हैं पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल क्या है। Petroleum or crude oil is a basic natural fuel. It is dark green-brown in color, viscous mineral oil found deep in the earth's crust. तो पेट्रोलियम अपने आप बना है और ये डार्क ग्रीन ब्राउन कलर का होता है, बहुत विस्कस मटेरियल है और अर्थ की क्रस्ट में बहुत नीचे पाया जाता है। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में दिखा रहे हैं पेट्रोल को कैसे निकालते हैं, ड्रिल करते हैं अर्थ की क्रस्ट से। तो आप देख रहे हैं अर्थ की क्रस्ट के नीचे ये है शेल, एक और प्रकार का पत्थर, उसके नीचे भी एक इम्परवियस रॉक है और इम्परवियस रॉक में ऊपर क्या है, जहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है ऊपर है आपका नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के नीचे एक पेट्रोलियम का लेयर है और उसके नीचे आप NaCl का ब्राइन का एक सॉल्यूशन पाया जाता है और नीचे फिर है इम्परवियस रॉक। तो पेट्रोलियम को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप ड्रिल करते हैं और कॉन्सेंट्रिक पाइप्स डालते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल गैस निकल के आती है, उसके नीचे पेट्रोलियम होता है। जनरली पेट्रोलियम के नीचे एक सेलाइन वाटर का लेयर पाया जाता है और मेनली पेट्रोलियम में उपस्थित होते हैं अलग अलग प्रकार के हाइड्रोकार्बन, जैसे ये स्ट्रेट चेन पैराफिन्स हो सकते हैं, साइक्लोपैराफिन्स हो सकते हैं, ओलेफिन्स और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं जिनमें कुछ में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी उपस्थित रहता है। तो ये क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम की उत्पत्ति कैसे हुई? ये भी एक फॉसिल फ्यूल है। जब समुद्र में समुद्री जीव जंतु, एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं किसी कारणवश मर गए
और नीचे समुद्र के बेड में ही ये डीप बरी हो गए और हाई टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस में ये क्रूड ऑयल में परिवर्तित हो गए. So, layers of sand and mud deposited on these plants and animals, and they got converted into crude oil or petroleum. इस ऑयल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डीप इन द अर्थ क्रस्ट ये पाया जाता है, तो हम ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ ये तेल हो सकता है, कौन कौन सी जगह पे ऑयल वेल्स हैं, और उनको ड्रिल करके हम ये तेल को निकालते हैं. और इस तेल में आप जानते हैं कि बहुत सारे फ्रैक्शंस उपस्थित रहते हैं, और इनको अलग अलग सेपरेट करने के लिए हम क्या प्रोसेस करते हैं, हम जो प्रोसेस करते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं रिफाइनिंग. और रिफाइनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल. ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये बेस्ड है on the principle of separation on the basis of boiling point. तो एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है जैसे आप देख रहे हैं, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, और इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में अलग अलग जगह पे अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड्स कलेक्ट हो जाते हैं. जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है जैसे गैसोलीन, नैप्था, पैराफिन आदि, वो ऊपर की साइड कलेक्ट होते हैं और नीचे कलेक्ट होते हैं आपके फ्यूल ऑयल और लुब्रिकेटिंग ऑयल. तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है. इसका डायग्राम आपको ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में. यहाँ पे स्टॉप करके डायग्राम ड्रॉ करिए, वेल लेबल्ड डायग्राम, और अलग अलग फ्रैक्शंस जैसे यहाँ दी गई हैं, पेट्रोलियम गैस, गैसोलीन, नैप्था, पैराफिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल और ब्यूटामिन, ये सब फ्रैक्शंस अलॉन्ग विद देयर टेम्परेचर आपको लिखने हैं और बनाने हैं. और ये जो राइट हैंड साइड में है ये क्या है, राइट हैंड साइड में है ये, इनके सबके क्या है, इन सबके ये यूजेस हैं कि ये कहाँ कहाँ उपयोग में लाई जा रही हैं ये फ्रैक्शंस. ठीक है, अब आगे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस की हम बात करेंगे. तो जो पेट्रोल है इसको कुछ देशों में हम पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं. ठीक है, तो ये जो पेट्रोल या गैसोलीन है, द स्ट्रेट रन गैसोलीन is obtained either from distillation of crude petroleum, and it is used for फ्यूल इन मोटर व्हीकल फ्यूल. कई जगह पे ये ड्राई क्लीनिंग के लिए और कई जगह पे ये एज अ सॉल्वेंट भी यूज होता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन एयरक्राफ्ट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है आपका डीजल, जो डीजल फ्यूल है. नाउ डीजल फ्यूल ऑल्सो is used, is very important, and it main characteristic of diesel fuel is that it should ignite below compression temperature. And diesel in diesel engines it is used for fuel and also as a heating oil and for cracking to get petrol or gasoline. Then next is your kerosene oil. Now kerosene oil also आप जानते हैं मिट्टी का तेल, it is used as an illuminant, jet engine fuel, tractor fuel, and when kerosene oil was earlier used in domestic appliances, and mostly it burns with smokeless blue flame. जो heavy oil है, this is also an important fraction which is obtained between 320 to 400 degrees Celsius. और ये further refractionation करके इसमें आपको obtain होता है lubricating oil like and petroleum jelly, Vaseline,
आप यूज करते हैं ग्रीस एंड वैक्स, पैराफिन वैक्स, जिससे हम कैंडल्स बनाते हैं, बूट पॉलिश और वैक्स पेपर बनाते हैं। तो आपका आज का DHA, प्लीज नोट डाउन योर DHA 12। आपको करना है, यू हैव टू ड्रॉ the fractionating column for fractional distillation of petroleum। आपको fractional distillation of petroleum के लिए fractionating column का well labeled diagram बनाना है। ये आपका DHA 12 रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू, we will stop here today।